नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1950 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। इसमें से 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षक शामिल हैं। ये नियुक्तियां प्रदेश की पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का एक उदाहरण है और मुख्यमंत्री ने युवाओं को दीपावली के पहले ये उपहार के तौर पर ये तोहफा दिया है। योग्यता और पारदर्शिता और प्राथमिकता इसमें दी गई है और ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों की भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो छठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को, जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी बात करने के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव में अकेले लड़ती हुई नजर आ रही है। सर, कारण समझने की कोशिश करेंगे या फिर रणनीति कांग्रेस की क्या है? हमारी रणनीति एक ही है कि जंगल राज और जो अत्याचार, जो बुलडोजर राज, इसको खत्म करना और जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर, महिलाओं की जो वर्दी पहनी महिला है वो सुरक्षित नहीं है सरकार में, इससे मुक्ति दिलाना मेन ध्येय हमारा, यही हमारी रणनीति है। सर, आप व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं, इस फैसले को वॉकओवर समझा जाए या फिर सरेंडर समझा जाए, क्या जो है इसको? देखिए, ये अत्याचार अन्याय वाली सरकार है, इसको हटाने के लिए पूरी ताकत के साथ मजबूती के इंडिया गठबंधन खड़ा है और अत्याचार को खत्म करेंगे। कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं होगी इस फैसले से कि जिस तरीके से कार्यकर्ता खुश है, कार्यकर्ता निराश नहीं है, कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे निर्णय के साथ खड़ा है, एक कार्यकर्ता हमारे साथ। शुक्रिया। अजय राय जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और आरएलडी में मीरापुर सीट पर गठबंधन हुआ है। बीजेपी ने आरएलडी को यहां पर एक सीट दी है। आरएलडी ने मीरापुर से अपना प्रत्याशी मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। तो ये गठबंधन हुआ है सीट को लेकर। मिथिलेश को कैंडिडेट्स बनाया गया है, आरएलडी की तरफ से मैदान में उतारा है। एक सीट बीजेपी ने ये आरएलडी को दी है, जिसमें आरएलडी ने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है और मीरापुर सीट से मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया गया है और मैदान में वो उतारे गए हैं। मीरापुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट। बीजेपी ने सीसामऊ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सुरेश अवस्थी को बनाया गया है प्रत्याशी। 9 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों के जो नाम हैं लगातार वो भी सामने आ रहे हैं और अब जो नाम सामने आया है सुरेश अवस्थी का, जिसको प्रत्याशी बनाया गया है सीसामऊ से। बीजेपी ने टिकट दिया है
और 9 सीटों पर यह विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और स्टार प्रचारकों का भी ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही अब जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा की ये 9 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, उसमें अब तमाम पार्टियों की तरफ से अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी किया जा रहा है। सीसामऊ से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है, जिनको मैदान में उतारा है पार्टी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बयान देते हुए सपा और अन्य पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को जिताना है, विपक्ष से विकास कार्य नहीं होगा। देखिए, हर महीने भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश की बैठक होती है। 75 जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, सभी लोगों को बुलाया जाता है। सभी लोगों के काम, जो पिछले बैठक में जो काम दिया गया उसकी समीक्षा होती है। किनको कहाँ परेशानी हुई कि संगठन बनाने में, उनके निस्तारण किया जाता है, उनकी व्यवस्था बनाई जाती है, दूसरे और नेता लगाए जाते हैं। आगे फिर 1 महीने के लिए उनको काम दिया जाता है कि आगे क्या क्या करना है। यही उद्देश्य होता है पार्टी की बैठक का। सर, 9 सीटों पर चुनाव होने वाला, चुनाव क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में क्या रहेगा? देखिए, जनता भी जानती है कि विपक्ष को वोट दे के जिताने के बाद वो विपक्ष का नेता 2.5 साल चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास कैसे करें। तो जनता भी जानती है कि सत्ता को जिताना है। विपक्ष भी कहता है कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। सर, लेकिन समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। अब वो लोग, उनका विषय है और हम लोगों का अपना विषय है, हमारे एनडीए गठबंधन का अपना विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह और साथ ही तत्कालीन मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। और साथ ही 6 पुलिसकर्मियों को सबूत के आधार पर बरी कर दिया गया है, जिस पर दोषियों के परिजन और मृतक के चाचा ने इसे अन्याय बताते हुए उच्च न्यायालय जाने की अब बात की है। मृतक के चाचा ने कहा कि शिकायत में 11 पुलिसकर्मियों के नाम थे, जिनमें से एसआईटी ने 3 नामों को हटा दिया है। कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में आज फैसला आया है। 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को जो है सजा सुनाई गई। हमारे साथ बात करने के लिए वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या फैसला आया, क्या सजा सुनाई गई। आज जो है बलवंत मामले में फैसला आया है, क्या सजा सुनाई गई, पूरी प्रक्रिया क्या रही? आज जो सजा सुनाई गई है, तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह और तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे को दोषी तो पूर्व में मान लिया गया था और आज 5-5 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना। और इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसमें मृतक की पत्नी, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए का अर्थदंड सरकार की तरफ से जो पूर्व में दिया गया अर्थदंड था उससे अतिरिक्त अदा करने के लिए सरकार को आदेशित किया गया है। साथ में यह भी आदेशित किया गया है कि यदि सरकार चाहे तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समिति, तत्कालीन रसूला थाना प्रभारी फैसलाबाद के जो आसाराम पाल जी थे और साथ में अकबरपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रभात कुमार और रनिया के तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी शिवप्रकाश सिंह, इनके वेतन से इस जो क्षतिपूर्ति जो शासन देगी इनके वेतन से वसूल सकते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में एक बड़ी पुलिस टीम ने काम किया था, 2 लोग दोषी माने गए, इसको किस नजरिए से देखते हैं और फैसले को लेकर आगे क्या रहेगा आपका? अभी तक का जो जितना, चाहे वादी मुकदमा द्वारा कायम कराएगी प्रथम सूचना रिपोर्ट हो, चाहे पूरे केस में जो विवेचना की गई, विवेचना के दौरान और पाए गए साक्ष्य और न्यायालय में जो अभियोजन साक्षी गुजरे उनके साक्ष्य से, इतना ही नहीं, जब अभियुक्तों के बयान 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अंकित किए गए, उस पे जो एसओजी टीम के प्रभारी, तत्कालीन प्रभारी प्रशांत कुमार गौतम और अन्य जो बयान आए थे, उस पे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि मृतक बलवंत को स्वस्थ हालत में रनिया थाने के अंदर लाया गया और जिस समय वो स्वस्थ थे
तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो बनती थी कि जो पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी हैं, बताते, जो पकड़ के ले गए थे और जो वहाँ मौजूद थे रैया थाने में और जो जिले के, कि आखिर ये मृतक की मृत्यु कैसे हुई, जो 31 चोटें हैं वो चोटें शरीर में कैसे आई, ये बातें नहीं निकल कर आ पाई। और ऐसे में जो ये निर्णय आया है, इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है किसी भी स्थिति में, और निश्चित तौर पर इस निर्णय के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। आज तक हमें निर्णय देखने को नहीं मिला। हमें लगातार आज तक ये बताया गया 19 तारीख के बाद में कि निर्णय में कुछ सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन निर्णय में सुधार होंगे, उसमें लिखी त्रुटियों के सुधार हो सकते हैं, अंकी त्रुटियों के सुधार हो सकते हैं, लेकिन लगातार सुधार होना। और उस स्थिति में जब हमने मुआयना करने के लिए पत्रावली के लिए मुआयना सवाल डाला, पत्रावली नहीं भेजी गई और नकल सवाल डाला गया, नकल सवाल से नकल नहीं जारी की गई, तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं पारदर्शी प्रक्रिया नहीं रही और इस संबंध में एक अलग से शिकायत माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के समक्ष और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलग से प्रेषित करेंगे कि अगर इस तरह का निर्णय आते हैं कि लगातार उसमें अगर कोई सुधार किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं एक दूषित प्रक्रिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले के वादी और मृतक बलवंत के चाचा अंगद सिंह हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज फैसला आया है, क्या कहेंगे? फैसला आया का फैसला तो देख फैसला हुआ ही नहीं। फैसला कहाँ है? फैसला तो केवल खाना पूरी कर दिया गया। फैसला को सारी टीम मान ले, मजिस्ट्रेट सारी टीम मान लेगा। काम जजमेंट हुआ, सारी 3 को निकाल दिया, 6 को निकाल दिया, सारी टीम को मान लो। आगे की तैयारी क्या रहेगी? आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और राष्ट्रपति यहाँ जाएंगे, सभी मुकदमा सवाल दाखिल करेंगे। मिला के मान नहीं मानेंगे, न्याय हुए नहीं। तो साची टीम की बात हुई है, साची में पहले 3 को निकाल दिया, इन्होंने 6 को निकाल दिया। न्यायालय का एक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह और मृतक बलवंत के चाचा ने बताया कि इस पूरे मामले में फैसला जरूर आया है, लेकिन उसे न्याय नहीं कहेंगे। आगे चलकर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। कहीं ना कहीं वो न्याय की उम्मीद लिए अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। मैं इससे नहीं खुश हूँ। क्या लगता है? मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो बलवंत की पत्नी के साथ तो अन्याय हुआ था, लेकिन अब मेरे साथ अन्याय हुआ। सोजी जो टीम है उसने बेरहमी से इन लोग बलवंत की हत्या की थी। सोजी को बरी कैसे कर दिया गया? अब ये कैसे कर दिया गया हमें नहीं पता है। उनके होने के बावजूद भी उनको बरी कर दिया गया। फैसला जो हुआ है मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जीडी के आधार पर हमें ये दोषी ठहराया गया है। बिल्कुल अन्याय मानते हैं हम, बिल्कुल अन्याय मानते हैं। पूरा मामला ये है कि शिवली थाना में जो लूट हुई थी उसका मामला सिमली में था, तो उसको एसओजी ने जो पकड़ा है रनिया थाने में ले गए हैं पकड़ के। जो भी मैटर था वो रनिया थाने में हुआ है और एसओजी टीम होती है जो एसपी द्वारा गठित होती है, उसमें इंस्पेक्टर का कोई दोष नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा ने घोषित किया अपना प्रत्याशी। बसपा ने जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट, जिसमें फूलपुर से जितेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, उनको मैदान में उतारा है। तो फूलपुर से जितेंद्र कुमार का नाम सामने आया है और यह लिस्ट जारी कर दी गई है पार्टी की तरफ से। तो देखिए 9 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है, इसको लेकर तमाम पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हैं और अब जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें फूलपुर से जितेंद्र कुमार का नाम सामने आ रहा है। सीसामऊ सीट की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र कुमार शुक्ला को बीएसपी ने यहां से मैदान में उतारा है। तो यह लिस्ट जारी कर दी गई है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इससे पहले जो एक बड़ा ऐलान बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था कि वो किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस नहीं करेंगी, यानी कि वो खुद मैदान में उतरेंगी, अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारेंगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी ये बहुजन समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। और जो लिस्ट जारी हुई है इसमें फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह, उनको कैंडिडेट बनाया है। सीसामऊ सीट की अगर बात करें तो वीरेंद्र कुमार शुक्ला को बहुजन समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने भी ताल ठोकते हुए अलीगढ़ से प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। जाटलैंड कहे जाने वाली अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खैर विधानसभा सीट पर नितिन कुमार चौटिल को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद प्रत्याशी नितिन कुमार ने समर्थकों के साथ नामांकन भी फाइल किया है। ये मुद्दे हैं, सब सभी मुद्दों में हम कार्य करेंगे, एक अच्छा सेवक बन के
खैर विधानसभा के अंदर एक अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। तो आज चंद्रशेखर भाई ऐसे हमारे आर्य समाज पार्टी से सांसद जी आज समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे हम लड़ने का काम। मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों के बीच में जाएंगे? मुद्दे किसान के मुद्दे ले लीजिए आप, रोजगार के मुद्दे ले लीजिए, शिक्षा के मुद्दे ले लीजिए आप। ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं इसमें मुद्दे पर हमें काम नहीं करना पड़े। सभी मुद्दे ऐसे हैं जो समाज आज परेशान है, सब मुद्दे पर हम काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और उपचुनाव से ही जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। खैर सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। डॉक्टर चारू कैन को प्रत्याशी बनाया गया है खैर सीट से, और सपा ने जीत का दावा भी किया है। तो ये आप देख सकते हैं, लगातार पार्टियों की तरफ से अपनी कैंडिडेट्स मैदान में उतारे जा रहे हैं। और इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने और अब समाजवादी पार्टी ने भी खैर विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट्स मैदान में उतारा है। और बाकायदा ये आप देख सकते हैं, खैर सीट से डॉक्टर चारू कैन को कैंडिडेट बनाया गया है। और लखनऊ में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और तमाम मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। महिलाओं के साथ लगातार बढ़ते अत्याचारों को लेकर महिला संगठन जो है लामबंद हो गए हैं। आज लखनऊ जो है प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों महिलाओं ने यहाँ पहुंच करके जो एपवा है अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन, उससे बैनर तले इन्होंने प्रदर्शन किया। ये लोग विधानसभा जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने इन्हें अनुमति नहीं दी, और उसके बाद जो है चारबाग स्टेशन पहुंचे और यहाँ इनका प्रदर्शन चल रहा है। अब देखते हैं, मैं इन्हीं की नेता है, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या है आपका मुद्दा। मेन मुद्दा हत्या, महिला के साथ हत्या, बलात्कार, और जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा पूरे देश भर में, वो से भी महिला उत्पीड़न है। बुलडोजर चला के घर गिराया जा रहा, फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है, और जिस तरीके से बर्बर हत्या हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, लगातार दमन हो रही है। अगर कोई आगे बोल रहा है तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा हो रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे मोदी और जोगी हम लोग के कह रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बाकी लगातार बेटी के ऊपर दमन हो रहा है। अभी 8 साल के बच्चे के साथ भी बच्चे को उठा के लेके गए, अभी तक भी वो बच्ची मिली नहीं। और लगातार इस तरीके से हम लोग का मांग है कि जो बुलडोजर राज और महिला के साथ शोषण, महिला के साथ बलात्कार, हत्या, उस पर रोक लगाएं और फर्जी मुकदमा वापस करें। और जो ये स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उस पर भी हम लोग का 2 यूनिट फ्री बिजली मांगा जा रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर से क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? स्मार्ट मीटर तो बिजली चोरी लोग ना करें, तो आप क्या स्मार्ट मीटर से क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि गरीबों के घर से जो मिट्टी का तेल मिल रहा था वो गायब हो गया है। बिजली भी उनके गरीब के झोपड़ी से गायब है, उसको काटा जा रहा है फर्जी तरीके से, तो उस पर वसूली हो रहा है। इस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए। जिससे आप लोग चाहते हैं पूरे प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, जैसे दिल्ली और दूसरी जगहों दी जाती है, पंजाब में दी जा रही है। तो ये मांग आप कहाँ तक मुख्यमंत्री से मिले आप लोग? अभी तक नहीं, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। हम लोग जा रहे थे विधानसभा मार्च करने, तो उनकी पुलिस हम लोग की रोक दी। बीच रास्ते में हम लोग के मांग पत्र ली, कहीं हम लोग आपकी सूचना पहुंचा देंगे। बाकी आज हम लोग नहीं गए हैं, तो फिर बड़ी तैयारी करके हम विधानसभा पर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो ये एपवा का प्रदर्शन का ये नेतृत्व कर रही है। इनका सीधा सा कहना है कि किसानों को 200 यूनिट बिजली और गाँव को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, जैसे पंजाब में और दूसरे राज्यों में मिलती है। और इसके अलावा महिला उत्पीड़न पर सरकार रोक लगाए। साथ ही जो है बुलडोजर कार्रवाई का लोग विरोध कर रही हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, हरियाणा से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, और फिलहाल सीएम आवास पर जो ये बैठक हो रही थी, बैठक को लेकर बड़ी अपडेट यही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे, और विधायक दल की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। और इस बैठक को लेकर यही कयास लगाए जा रहे थे कि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो नाम है वो तय हो जाएगा, और उसके बाद कल जो सेशन है उसमें औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो फिलहाल ये बैठक चल रही थी और बैठक अभी खत्म हो चुकी है, और खबर यही है कि बैठक खत्म होने के बाद जो विधायक हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम आवास पर ये बैठक चल रही थी। तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जब शुरू हुआ वो भी हमने दिखाया कि किस तरह से तमाम विधायक यहां पर पहुंचे, और फिलहाल इस मीटिंग में विचार विमर्श मंथन किया गया है, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। और ये बैठक जो थी, बताया यही जा रहा था कि इस बैठक में आज नाम तय होंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर, और सूत्रों के हवाले से जो 2 नाम थे उन पर मोहर लगी है या फिर कुछ और नाम आगे रखे गए हैं। फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं।
विधानसभा का सत्र चलेगा और ये सारे निर्णय विधानसभा का जब सत्र चलेगा उसी समय सारी चीज़ें क्लियर हो। विधानसभा का सत्र चलेगा और ये सारे निर्णय विधानसभा का जब सत्र चलेगा उसी समय सारी चीज़ें क्लियर हो। विधानसभा का सत्र चलेगा और ये सारे निर्णय विधानसभा का जब सत्र चलेगा उसी समय सारी चीज़ें क्लियर हो। विधानसभा का सत्र चलेगा और ये सारे निर्णय विधानसभा का जब सत्र चलेगा उसी समय सारी चीज़ें क्लियर हो। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, ये बैठक जो चल रही थी खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस बैठक से इनपुट आपके पास, कोई लेटेस्ट जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और अभी जो मंत्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री के आवास से बाहर निकल रहे हैं और जो मंत्री हैं वो मीडिया से जो बातचीत कर रहे हैं उसमें उनका यही कहना है कि अगले 100 दिन का क्या किस तरीके का कार्यक्रम रहे सरकार का, कैसे जो है वो तमाम जो फैसले हैं उनको लेकर आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा हुई है और अगले 100 दिन में जो रोड मैप बनाना है उस पर विधायकों से रायशुमारी की गई है। अभी जो राज्य मंत्री हैं राजेश नागर वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और जो जानकारी है वो दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो क्या क्या चर्चा हुई है। लेकिन सूत्र जो हैं उनके मुताबिक विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष दोनों के नाम पर फैसला हो चुका है। हमारे पुख्ता जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि हरविंदर कल्याण और कृष्ण मिड्डा के नाम पर मुहर लग चुकी है। जनता टीवी की जो खबर है उसके ऊपर मुहर लग चुकी है, लेकिन सभी विधायकों को ये कहा गया है कि एक परंपरा है, एक नियम है, उसके मुताबिक विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चयन होता है उसमें जो जानकारी है वो विधानसभा के सदन में दी जाती है। ऐसे में बाहर जो है वो इसको आधिकारिक तौर पर मीडिया में जानकारी ना दी जाए, इसी के चलते कोई भी मंत्री या विधायक इस मसले पर सीधा यही जवाब दे रहा है कि आज इस मसले पे कोई बातचीत नहीं हुई है। जी ठीक है, ये 2 नाम फाइनल माने जा रहे हैं, हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो कल सत्र होना है, क्या 1 दिवसीय ये सत्र होगा? दिवाली के बाद बाकी सत्र चलेगा? देखिए फिलहाल जो सत्र है वो 1 ही दिन का है। कल जो है वो कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। उससे पहले 10 बजे बीजेपी विधायकों को विधानसभा सचिवालय में बुलाया गया है। उनको 1 घंटे पहले आकर एक और फिर से अनौपचारिक बैठक के लिए कहा गया है और 11 बजे जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें तमाम विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी और स्पीकर को चेयर पर बैठाया जाएगा। यही इतना ही कार्यक्रम जो है वो रहेगा और इसके बाद जो है वो दोबारा सत्र बुलाया जाएगा जो दिवाली के बाद होगा। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।